नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हमलों से सहमा पाकिस्तान। लाहौर एयरपोर्ट के पास हुए 3 बड़े धमाके। धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद। लाहौर के बाद कराची में भी हुए धमाके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा। हेलीकॉप्टर हादसे में 6 पर्यटकों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के दिया आदेश। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर की चर्चा। बैठक में गृह मंत्री और किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान में धमाकों से जुड़ी खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि लाहौर में एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक 3 धमाके हुए। लाहौर पुलिस के मुताबिक लाहौर के वाल्टन रोड पर जोरदार धमाका हुआ और करीब 2 से 3 ब्लास्ट हुए हैं। इन धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए। पाक मीडिया का दावा है कि लाहौर में ड्रोन से अटैक हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसके बाद सायरन की आवाजें भी सुनी गई। इसके बाद खुद पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। धमाकों के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि यह एक तरह से ड्रोन अटैक है। यह विस्फोट वहां हुआ जहां वाल्टन एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी का एक यूनिट है। यहीं सूत्रों की माने तो कराची एयरपोर्ट पर भी ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे में 6 पर्यटकों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग ही सवार थे। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। हादसा किस कारणों से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। दरअसल देहरादून से हर्षिल हेलीपैड जा रहा था और एक हेलीकॉप्टर जिसमें कई सवार थे उत्तरकाशी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, सेना, आपदा प्रबंधन दल और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि उत्तरकाशी के गगनानी के समीप हेलीकॉप्टर क्रैश में लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। वहीं सीएम ने प्रशासन को हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में कर्रे गुट्टा ऑपरेशन के बीच तेलंगाना में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना हमला करते हुए पुलिस बल को निशाना बनाया है। कर्रे गुट्टा ऑपरेशन के दौरान जब तेलंगाना पुलिस के जवान नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने वाचेड़ इलाके के पास आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इस भीषण धमाके में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए इलाके में मुठभेड़ शुरू कर दी है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बल नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। यह बैठक संसद के एनेक्स बिल्डिंग में बुलाई गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस दौरान विपक्ष के नेताओं को जवाबी कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों की जानकारी दी गई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत महज 25 मिनट में स्ट्रीक हमला करते हुए आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों समेत आतंकी प्रशिक्षण के 9 मरकजों को खाक में मिला दिया। और हमले के बाद सरकार ने आज सुबह 11 बजे संबंधित जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान विपक्ष के नेताओं को सरकार ने जवाबी कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। सभी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया। भारत
पाकिस्तान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बंद कमरे की 1 घंटे की लंबी बैठक ने नई रणनीतिक हलचल को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक बेहद गोपनीय रही और इसमें सीमा पार कार्रवाई के अगले चरण पर मंथन हुआ। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। इस जवाबी हमले में भारत ने न केवल आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि पहलगाम हमले का हिस्सा भी चुकता कर दिया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। जहां एक और भारत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान में अफरा तफरी और मातम पसरा हुआ है। भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में सटीक मिसाइल स्ट्राइक के एक दिन बाद सीमा पर बसे राज्यों राजस्थान और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौकस कर दी गई है। दोनों राज्यों में किसी भी संभावित सैन्य तनाव से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सतर्कता बरती जा रही है। पाकिस्तान से लगती 1037 किलोमीटर लंबी सीमा वाला राजस्थान इस समय हाई अलर्ट पर है। सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल को संदिग्ध गतिविधि पर देखे जाने पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न सेक्टर में गश्त बढ़ा दी है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। जोधपुर, कृष्णगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट से उड़ानों पर 9 मई तक रोक लगा दी गई है ताकि फाइटर जेट्स की गश्त में कोई बाधा न आए। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स श्रीगंगानगर से कच्छ के रन तक आकाश में निगरानी कर रहे हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं जैसलमेर और जोधपुर में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है ताकि दुश्मन के फाइटर जेट्स को निशाना साधने में कठिनाई न हो। इधर पंजाब में भी हालात संवेदनशील हैं। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीमा पर तनाव को देखते हुए राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। राजस्थान और पंजाब की सीमा से लगे गांवों में हाई अलर्ट के साथ इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार किया गया है। साथ ही ड्रोन से निगरानी और एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव है। पंजाब में भी सरहदी इलाकों में लोग चिंता में हैं और बुधवार देर रात करीब 1:45 बजे अमृतसर में 3 जगह पर ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया। अधिकारियों की ओर से लगातार अपील की जाती रही कि लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। वहीं दूसरी तरफ श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल को पूरी तरह से खाली करवाकर वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया। डीसी साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत नागरिक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर जिले की सीमा के भीतर शादियों, खुशी के समारोहों और धार्मिक त्योहारों के दौरान आम जनता द्वारा बम, पटाखे और चीनी पटाखों सहित आतिशबाजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। सीमावर्ती जिले में आज भी स्कूल बंद है और वहीं सीमा पर बढ़ती हलचल को देखते हुए कई गाँवों के लोग एहतियात के तौर पर अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में 14 मार्च को आग लगी थी और जहां पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के निर्देश के अनुसार जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने 42 दिनों बाद अपनी रिपोर्ट अब सीजे संजीव खन्ना को सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में अब सीजे संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा को रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए कहा है। उन्हें 2 दिनों का समय दिया है। आरोप सही पाए जाने के बाद जस्टिस वर्मा के पास इस्तीफा देने का विकल्प है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस आगे की कार्रवाई करेंगे। वर्तमान हालातों के अनुसार अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। हालांकि अगर वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। देश भर में जहां डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है जिसने रोजाना पेट्रोल पंप पर जाने वाले लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है।
मोबाइल स्कैन कर पेट्रोल भरवाने वाले वाहन चालकों के लिए अब मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि नागपुर के सभी पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट बैन कर दिया गया है। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 10 मई 2025 से नागपुर के सभी पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए आपको कैश लेकर जाना जरूरी होगा, वरना आपको ईंधन नहीं मिलेगा। फिलहाल लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कार्ड आदि के जरिए भुगतान करते हैं, लेकिन यह सुविधा अब बंद हो जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों ने पहले से ही ग्राहकों को सतर्क करना शुरू कर दिया है। यह निर्णय किसी तकनीकी खराबी या सरकारी आदेश के तहत नहीं लिया गया, बल्कि पेट्रोल पंप मालिकों की साइबर फ्रॉड से तंग आकर यह फैसला लिया गया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।